नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज देवभूमि उत्तराखंड की दो शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिनसे हम पूछेंगे देवभूमि उत्तराखंड के ज्वलंत सवाल। देवभूमि उत्तराखंड 20 साल का सफरनामा तय कर चुका है। इस दौरान देवभूमि उत्तराखंड ने आर्थिक तरक्की भी की, कई नया देखे, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी देखा, पलायन का दंश भी झेला, लेकिन उन सबके बीच में कुछ ज्वलंत सवाल आज भी देवभूमि उत्तराखंड के सामने खड़े हैं। मसलन रोजगार को लेकर, मसलन अच्छी शिक्षा व्यवस्था को लेकर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, पलायन रोकने को लेकर, और एक साथ जो मैदान और पहाड़ के बीच में आर्थिक खाई है उसे मिटाने को लेकर। एक परमानेंट कैपिटल उत्तराखंड को चाहिए, उसको लेकर ऐसे तमाम सवाल हैं आज हम जो देवभूमि डायलॉग के मंच पे उठाएंगे। और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान, उत्तराखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मेरे साथ देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ चुके हैं। आप दोनों महानुभाव का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा हरीश रावत जी, एक ऐसा दौर जब कोरोना एक महामारी के तौर पे हम सब के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है, हम सब लोगों की आशाएं थी कि राजनीतिक दल, हमारे धर्मगुरु एक अच्छा संदेश देते, लेकिन वो कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। हमें तो उपदेश दिया गया 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, लेकिन राजनीतिक दल खुद ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या ये पीड़ा पहुंचाने वाला मंतव्य नहीं है? पहली बात तो मैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को और आपके प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जो लोग आपका कार्यक्रम देखेंगे उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। आपने कोरोना पर चिंता जाहिर की और मैं आपकी चिंता से बिल्कुल सहमत हूं। इस समय स्थिति, जब प्रारंभ में कोरोना का अटैक हुआ था, उससे ज़्यादा भयावह है, चिंताजनक है। और ऐसा लगता है कि हम अचानक जैसे ऑफ गार्ड पकड़े गए हों, बहुत असावधान तरीके से पकड़े गए हों, और कुछ नीतिगत फैसलों में और कुछ किस तरीके से ऐसी स्थितियों में काम करना चाहिए उसको लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। खैर, ये समय ऐसा नहीं है और मैं त्रिवेंद्र सिंह जी के सामने वो सवाल पूछना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि आखिर उनकी पार्टी की सरकार है, मगर वो सवाल सबके मन में है। इस समय ये है कि किस तरीके से इस हालत का मुकाबला किया जाए। जी। मैंने एक सुझाव दिया कि हम अपने राजनीतिक परामर्श को कोरोना की स्थिति को लेकर के थोड़ा व्यापक करें, क्योंकि यहाँ देहरादून में, हरिद्वार में, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में स्थिति चिंताजनक है। हरिद्वार और देहरादून में तो बहुत चिंताजनक है, और देहरादून में तो एक पैनिक कैसी स्थिति पैदा होने का डर पैदा हुआ है। तो मैं चाहता था कि ऐसे में राजनीतिक दल, सब जिम्मेदार लोग मिल करके आगे आए और मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करें, ताकि दृढ़ता से फैसले लिए जाएं और उन फैसलों पर अमल किया जाए। इस समय कोरोना की चेन जो बन गई है देहरादून में और हरिद्वार में, इसको तोड़ना बहुत आवश्यक है, और इसको तोड़ने के लिए कुछ कदम ऐसे हैं जो अकेले एक राजनीतिक दल उठाएगा तो हो सकता है कुछ टिक्का टिप्पणियां होंगी। इसलिए यदि सब लोगों में एक सहमति बन जाती है तो ये बहुत अच्छा होगा। चलिए, बहुत अच्छा मैं त्रिवेंद्र जी से पूछ लेता हूं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा जी। कि जो पहाड़ की स्थिति है उसको भी ध्यान में रखना निरंतर आवश्यक है। इस समय कुछ फिर पलायनित होकर के कुछ लोग आ रहे हैं, तो इससे, और फिर गर्मियों में वैसे भी लोग आते हैं, तो ऐसा न हो कि हम थोड़ा कदम उठाने में देर करें और पहाड़ों में टेस्टिंग और ट्रेसिंग, विशेष तौर पर टेस्टिंग फैसिलिटीज को का जो स्तर है उसको न बढ़ाएं। तो ये बड़ा
ये आप भी कह एक रहे हैं बुरा पहाड़ों में भी हमें व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप हरीश रावत जी कह रहे हैं कि व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए। आपको लगता है कि जो पहली पीक थी वहां हम बहुत सावधान थे, लेकिन आज का जो दौर है हमारी असावधानी के चलते, चाहे जो भी लोग हैं, ये हालात आज हमारे सामने खड़े हो गए? पहले तो मैं देवभूमि डायलॉग के माध्यम से आज सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हरीश रावत जी काफ़ी अस्वस्थ रहे और वो स्वस्थ होकर वापस देवभूमि लौटे हैं, तो मैं उनके और सुंदर स्वास्थ्य की भी इस अवसर पर कामना करता हूं। जहां तक कोविड के इस दौर की बात हो रही है, निश्चित रूप से ये सभी के लिए एक चिंता का विषय है और सरकार भी लगातार उस पर निर्णय ले रही है। जहां तक परामर्श का दायरा बढ़ाने की बात रावत जी ने की है, तो ये बहुत अच्छी बात है और सुझाव परामर्श ये रचनात्मक ही होना चाहिए। कई बार लोग इस महामारी के दौर में भी और राजनीतिक तरीके से अपनी बात रखते हैं। मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं, इस समय राजनीति का वक्त नहीं है। ये वक्त इस देवभूमि को और इस देश को इस महामारी से सुरक्षित कैसे निकाल सकते हैं, ये वो दौर है जिस समय हम सबकी सामूहिक चिंता ये होना चाहिए कि हम अपने को और अपनों को सुरक्षित कैसे निकाल सकते हैं। जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल है जी, व्यवस्थाएं 27,000 जो कोविड केयर सेंटर हों, चाहे हमारे क्वारंटीन सेंटर हों, अस्पताल हों, ऐसे 27,000 लोगों की व्यवस्था हमने की थी और जो आज भी विद्यमान है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, मेडिकल कॉलेज भी हैं, होटल्स भी हैं और तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है और जिस तरह की संख्या बढ़ रही है, वो हालात काफ़ी कुछ बयां कर रहे हैं और इसलिए व्यवस्थाएं बढ़ाने की आवश्यकता तो है ही, लेकिन ये भी हम धरातलीय सच्चाई है कि हम कितनी व्यवस्था बढ़ा सकते हैं। हमारे पास कितना डॉक्टर्स उपलब्ध हैं राज्य में, कितने हमारे पास नर्सिंग स्टाफ और जो मेडिकल स्टाफ है वो हमारे पास कितना उपलब्ध है और कितनी व्यवस्थाएं जुटाई जा सकती हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी सुरक्षा प्रिवेंशन से ही हो सकती है। बिल्कुल। तो आपने कहा कि प्रिवेंशन से ही हो सकती है। आप कह रहे हैं प्रिवेंशन, यानी आप सबको अपने आप को पहले बचाना होगा, यानी जिसको हम कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका पालन करना होगा। लेकिन हरीश रावत जी, एक तरफ कोरोना से बचने की चुनौती है, यानी जीवन बचाने की चुनौती है, दूसरी तरफ जीविकोपार्जन की चुनौती है, खासकर देवभूमि उत्तराखंड जो बहुत हद तक पर्यटन पे डिपेंड करता है। आप देखिए पिछला सीजन पूरा खराब चला गया, इस बार का सीजन भी पूरे अंधकार में है। सबसे बड़ी चिंता है कि जिन लोगों की आजीविका पूरी तौर पे पर्यटन पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली निर्भर करती है, उनके जीवन का क्या होगा, उनकी आजीविका का क्या होगा, उनके लालन पोषण का क्या होगा? देखिए, मैं निरंतर कहता रहा हूं, जितने हमारे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों की संख्या हमारी आबादी का लगभग 40-45% है। मतलब यदि हम परिवारों के हिसाब से लें तो ये संख्या बहुत बड़ी नहीं है। ऐसे परिवारों को एकमुश्त सहायता राशि देने पर सरकार को अभी से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के हालात आ गए हैं, ये हालात नहीं टूटी और जल्दी हमने कंटेनमेंट जोन्स बना करके चीजों को कंट्रोल में नहीं लिया तो स्थिति पहले से ज्यादा खराब हो सकती है। तो और ऐसे में
ऐसे लोगों की आजीविका पर सीधा हमला होगा और उससे एक पैनिक स्थिति खड़ी होगी कि भाई क्या खाएं, क्या जाएं, कहाँ वो करें। तो ऐसे लोगों की लिस्ट बना करके, मैं पहले भी कहता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कोई राजनीतिक सुझाव है, राज्य सरकार को अपने संसाधनों के बीच में कुछ चीजों को रोक करके उनके हाथ में डायरेक्ट पैसा देना चाहिए, चाहे वो उनकी जरूरत का 1/4 ही क्यों ना हो, एक लाठी का सहारा होता है अंधेरे में जो है, तो ये लाठी के सहारे की तरीके से काम करेगा। नंबर 1, ये जो आपने बात कही उसका जवाब दे रहा हूँ। एक बात, मुख्यमंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि इस समय टेस्टिंग फैसिलिटीज पर पता नहीं किसने केवल 2 ही लैब्स को, जो मैं पढ़ रहा हूँ अखबारों में, केवल 2 ही लैब्स को जो है ऑथराइज किया गया देहरादून के अंदर। मैं समझता हूँ यहाँ बहुत सारी लैब्स ऐसी हैं जो इस तरीके के एडवांस टेस्ट को कर सकती हैं, तो उन सबको इन्वॉल्व करना चाहिए था। अब टेस्टिंग न होने की वजह से यदि किसी को सामान्य मौसमी खांसी भी है तो वो व्यक्ति भी अपने को कोरोना संक्रमित मान रहा है, अड़ोसी पड़ोसी भी मान रहे हैं, परिवार भी मान रहा है। तो ये स्थितियां, बिल्कुल आप कह रहे हैं टेस्टिंग की फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए, ज्यादा प्राइवेट लैब्स को इसके दायरे में लाना चाहिए। नंबर 1 तो चिकित्सकीय पक्ष है, दूसरा है मनोवैज्ञानिक पक्ष, और तीसरा है जनसहयोग का पक्ष। और जनसहयोग के लिए एक सामूहिक तरीके से सबकी तरफ से अपील जानी चाहिए कि भाई लोग मास्क जरूर धारण करें, दूरी जरूर बनाए रखें, और यदि आवश्यक नहीं है तो बाहर न निकले, बाहर न आए, कुछ दिनों तक हम सहयोग कर सकते हैं। वही जो त्रिवेंद्र जी ने कहा कि साहब प्रिवेंशन आपके लिए सबसे बड़ा जरिया हो सकता है अगर आप कोविड की ये दूसरी वेव से बचना चाहते हैं। जी हाँ, तो उस पर काम करना। ओके त्रिवेंद्र जी, आपने सुना हरीश रावत जी का कहना है कि साहब एक ऐसा अमाउंट जो इस मुश्किल घड़ी में हमारे जो लोग टूरिज्म पे निर्भर करते थे, चारधाम यात्रा पे निर्भर करते, उनके खाते में जाना चाहिए ताकि उनकी लाइवलीहुड पे संकट ना खड़ा हो। देखिए, ये पिछले दौर जब चला था कोविड का, तो उस समय भी हमने, जो हमारे होटल व्यवसायी हैं, जो उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, हमारे संस्कृति कर्मी हैं, तमाम ऐसे लोगों को कुछ नगद राशि दी गई थी। और ये रावत जी भी समझते हैं कि किसी भी सरकार की एक लिमिट है, क्योंकि ये दौर ऐसा है कि खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और जो आय है, जो सरकार की राजस्व प्राप्ति है, वो एकदम कम हो जाती है। देखिए, जो होटल व्यवसायी हैं, उद्योग है, हमारे किसान हैं, सबको रियायत दी गई, विद्युत बिलों में भी रियायत दी गई, जो मैं समझता हूँ कि उस पर भी एक काफ़ी अच्छा बजट इस सारे में खर्चा हुआ है। लेकिन हाँ, अगर सरकार दे सकती है ऐसे मौके पर, अगर कुछ व्यवस्थाएं बन सकती हैं तो देना चाहिए। एक तरफ जो विकास की डिमांड है, विकास कार्यों की जो डिमांड है, वो लगातार, उसमें कोई कमी नहीं है, लोग विकास चाहते हैं। एक तरफ जो वैयक्तिक रूप से जो माननीय रावत जी ने जो बात कही कि उनको कुछ पैसा मिलना चाहिए, इसकी भी निश्चित रूप से ऐसे दौर में डिमांड बढ़ती है। और इसमें देश के राष्ट्रपति से लेकर तमाम मंत्रीगण, विधायकगण, सबने अपना योगदान दिया है, अपनी जो तनख्वाह है उसमें से वेतन दिया है, कर्मचारियों ने भी कुछ महीने का उसमें वेतन दिया है। तो मैं समझता हूँ कि एक जन सहयोग का वातावरण ये बनना चाहिए। जो लोग दे सकते हैं उनको, चाहे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो, स्टेट का रिलीफ फंड हो, आप लोगों के ऊपर डाल लें, जबकि जरूरत है गवर्नमेंट को आगे आके उन लोगों का हाथ थामना चाहिए। ऐसा राज्य अपने बजट में से कर सकता है। मैंने बताया कि पहले भी किया गया है और अब भी अगर हो सकता तो करना चाहिए, उससे इनकार नहीं कर रहे हैं।
तो ये बात सही है कि अगर राज्य के पास स्कोप है तो वो लोगों की मदद के लिए काम करे। सर, मैं आप दूसरे मुद्दे पे आऊंगा क्योंकि मेरा ये सौभाग्य, आप दोनों महानुभाव आज देवभूमि डायलॉग के मंच पे हैं और जो सल्ट का उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक टेस्ट से कम नहीं है। खासकर हरीश रावत जी, लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत जी का फ्यूचर क्या होगा ये सल्ट का उपचुनाव तय करेगा। यानी आप चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनेंगे या नहीं कांग्रेस पार्टी के 2022 में, ये बहुत हद तक सल्ट का चुनाव तय करेगा। आप क्या कहेंगे सर? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देखिए, ये लोगों के अपने कयास हो सकते हैं और लोगों की हम में कुछ दिलचस्पी रहती है। मैं उन सब लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और राजनीति के अंदर किसी तरीके से आप पर दिलचस्पी है, लोग फोकस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका आभारी भी होना चाहिए। मैं ऐसे सब लोगों का हरीश रावत जी, राजनीतिक दिलचस्पी आप पैदा करते हैं। आपने कहा कि साहब एक चीफ मिनिस्ट्रियल फेस होना चाहिए 2022 में अगर कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना है। आप ये बात जानते थे कि आपसे बड़ा फेस कांग्रेस पार्टी के पास उत्तराखंड में है ही नहीं। एक तरह से आपने आपको खुद से प्रोजेक्ट कर दिया आपने। नहीं, कभी कभी देखिए, आपको कुछ चीजें जो है पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहनी पड़ती है। मैंने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पार्टी से कहा कि भाजपा ने अपने चुनावों का एक नैरेटिव बनाया है मोदी, और यदि नगर पालिका का चुनाव भी है, त्रिवेंद्र सिंह जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि हर चुनाव में यही कहा जाता था, भाई किसी को क्या देख रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह जी की क्या बात कर रहे हैं, मोदी जी की बात करिए, मोदी जी को जिताना है। जब नगर पालिका के चेयरमैन के लिए भी मोदी लड़ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव भी मोदी लड़ रहे हैं, मंत्रीगण और मुख्यमंत्री की रेलिवेंस जो है केवल एक प्रशासनिक हेड तक सीमित रह गई है। कोई पॉलिटिकल फिगर जो इन चीजों को लोकल लेवल पर जिम्मेदारी लेता है उसके तौर पर नहीं रह गई है। तो ऐसे में हमको भी रणनीति बदलने की जरूरत है। हमको रणनीति बदलने के लिए मोदी वोकल का मुकाबला अपने लोकल फेस से करना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं यदि लोकल मोदी वोकल का जो मोदी वोकल का जो मतलब समझ लीजिए मुकाबला होगा वो हरीश वोकल से होगा। नहीं, यदि लोकल से होगा तो यकीनन भाजपा को भी उत्तराखंड में हो या किसी भी राज्य के अंदर हो, उनको अपना लोकल फेस बताना पड़ेगा। और लोकल फेस बताएंगे तो उसके गुण अवगुण सारी चीजें आएंगी। इवन जो इनके मुख्यमंत्री गणों और मंत्री गणों और सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी है वो भी चर्चा में रहेगी। तो भाजपा शासित राज्यों की एंटी इनकम्बेंसी को सामने लाने के लिए बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी चेहरा लाए, उसमें हिचकिचाए नहीं। और हम जहां चेहरे लाए हैं, मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, जहां चेहरे लाए हैं वहां हमारी जीत हुई है। दक्षिण में लाए थे, हम पंजाब में पहले लाए थे, और पिछले दिनों हम हरियाणा में जीते जीते रह गए जो है, क्योंकि लेट जरा सा हमारा चेहरा आया था। और उसके बाद आप देखिए, तेजस्वी को कहीं नहीं गिना जा रहा था, हमारे अलायंस को बिहार में नहीं गिन रहे थे। जैसे ही हमने कहा तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, तो फिर नीतीश की और उनकी गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी वर्सेस तेजस्वी आ गए और हम जीते जीते रह गए। झारखंड के अंदर हमने कहा रघुवर दयाल के बजाय के सामने हमारे हेमंत होंगे, तो हेमंत जीत गए, क्योंकि जो रघुवर दयाल की एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों ने फिर तो उसको उसके हिसाब से निर्णय किया। तो हम ये आपके राजनीति के जो एक सेकंड कांग्रेस हाईकमान को समझाएंगे कि भाई आपको डिक्लेयर करना है। रमेश जी एक मिनट सर, एक मिनट। तो इसलिए जैसे उत्तराखंड में है, हम क्यों भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी को जाने दें हाथ से? क्यों उनके चेहरों को हम सवाल के घेरे में ना आने दें, उस पर चर्चा ना आने दें? आप लाइए मोदी जी को भी लाइए, लेकिन मोदी के बड़े परिप्रेक्ष्य में आएंगे, उस परिप्रेक्ष्य का उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा।
लेकिन जो स्थानीय इशू हैं उन स्थानीय इशू आप कह रहे पर हैं जवाब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, लेकिन मैं त्रिवेंद्र जी से भी पूछ हाँ, लेता हूं। एक त्रिवेंद्र जी, मैं नम- इसलिए ये कह रहा एक था इस सेकंड। बात को, मैं आ रहा हूं आपके पास हरीश रावत जी, मेरे पास बहुत टाइम है, हमें बहुत लंबी चर्चा करनी है। आपका 4 साल का कामकाज का भी टेस्ट है सर, बिकॉज जो वोट पड़ा होगा मैं समझता हूं वो आपने जो काम किया होगा उसके आधार पर ही पड़ेगा। पहले तो मैं रावत जी ने जो बात कही है उसका जवाब देना चाहूँगा कि चेहरे तो कई बार सामने रखे गए, उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी चुनाव हारते हैं और जीतते भी हैं, ये बात सही है। जहाँ तक मोदी जी के फेस की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में अपने लीडर्स के प्रति जो सम्मान का भाव है वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि सम्मान का भाव ही है कि हम अपने पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, प्रचार सामग्री है, हमारे जो भाषण हैं, उद्बोधन है, उसमें हम अपने नेता का नाम लेते हैं। हमारा नेता कोई किसी परिवार को हेड नहीं करता, हमारा नेता एक व्यक्ति नहीं है, हमारा नेता तो एक संस्थान है, व्यक्ति नहीं है। और ना उनको कोई इनहेरेंट कोई चीज मिली है। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने प्रयास किए और भारत को एक विजन दिया, एक दृष्टिकोण दिया कि ये मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण है और हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। नहीं, लेकिन त्रिवेंद्र जी, दूसरी ये तो बात, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मजबूरी है नरेंद्र मोदी जी को पोस्टर में दिखाना, क्योंकि उन्हें पता है कि साहब जीत की जादुई छड़ी इन्हीं से आती है। नहीं नहीं नहीं, देखिए भाई, ऐसा है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और किसी भी अनुशासित पार्टी के लिए अगर हम नहीं लगाएंगे तो कांग्रेस वाले कहेंगे इनको अपने नेता पे विश्वास नहीं रह गया। रावत जी अभी ये कहते हैं कि इनको अपने नेता पे विश्वास नहीं है, इसलिए वो चित्र हटाते हैं। और हमारे नेता ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, कोई ऐसी शर्मिंदगी का काम नहीं किया है कि हम उनका फोटो न लगाएं। हम आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ उनका चित्र लगाते हैं और लोगों को भी लगाना चाहिए। लेकिन मुझे सल्ट लगता पे है थोड़ा कि टिप्पणी मैं आपकी चाहूंगा, सल्ट उपचुनाव पे। किसी पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। जहां तक सल्ट की बात है, सल्ट में लगभग 96,000 मतदाता हैं और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर 3,000 वोटों से वहां पर जीती थी जी। इस बार भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सुरेंद्र जीना जो अब नहीं रहे और उनके नहीं रहने के कारण ये चुनाव में जाना पड़ा है पार्टी को, मजबूरी में, या पार्टी को भी और सभी को जाना पड़ा है, विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, वहाँ के आम आदमी हो, सभी को मत के लिए, मतदान के लिए जाना पड़ा या वोटिंग के लिए आना पड़ा या इलेक्शन के लिए आना पड़ा। लेकिन हाँ, जो काम वहाँ पर हुए हैं, सुरेंद्र जीना एक बहुत सक्रिय विधायक थे, लोकप्रिय विधायक थे और उन्होंने जो काम वहाँ पर मुझसे जो करा सकते थे और जो भी उन्होंने मुझे काम बताए, मैंने सारे काम वहाँ पर किए हैं। नहीं, लेकिन सर जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी स्पीच में वहां पर यह कहा कि सल्ट में पिछले 13-14 साल में कोई काम नहीं हुए। वो उन्होंने अपनी स्पीच पे बताया और उन्होंने कहा आने वाले समय में बहुत काम करे जाने। मुझे लगता है उन्होंने ये बात पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए कही होगी, जो आज से 4 साल पहले थे। जो 4 साल रहे उनके बारे में उन्होंने बात नहीं कही होगी, ये आप भी समझते हैं और रावत जी भी समझते हैं। सर उन्होंने 14 साल की बात की, 14 साल में तो आपका भी 4 साल का कार्यकाल था। नहीं, 14 साल में मेरा कार्यकाल कहाँ से हो गया? बीते 14 साल में उन्होंने कहा है, तो बीते 14 साल में मेरा कार्यकाल तो 20 साल में आएगा ना। चलिए मैं इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं सर।
बिकॉज आप दोनों लोग उत्तराखंड को समझते हैं। रावत जी मेरी बात सब मैं समझ रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं जनता मैं समझे जिसके लिए। हाँ हरीश रावत जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूं सर। एक जी एक जी। सेकंड रमेश जी। हाँ हाँ रमेश जी, हाँ आपने शुरुआत में कहा कि सल्ट में मेरे लिए टेस्ट है। टेस्ट हाँ तो है, हाँ हर कार्यकर्ता के लिए चुनाव जीतना एक टेस्ट है। आप जानते हैं जिस समय निर्णय हुआ था, मैं उस समय ऐसी हालत में नहीं था और एम्स में किन हालात में मैं भर्ती था वो आपको सब मालूम है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक बात मानता हूं कि सल्ट के अंदर कांग्रेस ने जिन परिस्थितियों में टक्कर दी है और बहुत अच्छी टक्कर दी है, जीतने की संभावना बन सकती है। दूसरी बात यह है, कभी ये लोकल चेहरों की बात भाजपा ने की थी। देखिए, जब कांग्रेस का देश में वर्चस्व था तो उस समय उन्होंने स्थानीय तौर पर स्थानीय लीडरशिप को, उस समय मोदी जी भी स्थानीय लीडर थे, शिवराज सिंह जी भी स्थानीय लीडर थे, वसुंधरा जी थी, दूसरे लोग थे, महाराष्ट्र के अंदर थे, तो उन्होंने सब जगह स्थानीय लीडरशिप को उभारा, लोकल चेहरों को उभारा। तो ये कोई जो रणनीति मैंने बात कही है वो कोई ऐसी नहीं है, वो टाइम टेस्टेड रणनीति है कि यदि आप एक मोनोलिस्टिक फिगर को तोड़ना चाहते हैं तो आपको उसको किसी उसके उसके अलग अलग शंकल्स क्षेत्रों किसी में को आप जहां कह रहे हैं जहां खड़ा करना पड़ेगा। नहीं ना ना लोकल आधार पर उस पर प्रहार करने पड़ेंगे ताकि वो उसको डिफेंड करने के लिए ना आ सके, और आप लोकल आधार पर जो उस पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है उसको उभार सकें। चलिए, और कांग्रेस के अब पास भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी को, उसमें उभारने के लिए दोनों रावत हरीश रावत सम्मिलित हैं। हैं। हाँ, उसके लिए जो है, अब हरीश रावत हो या कोई और हो, लेकिन होना चाहिए चलिए ताकि उस फिगर की त्रिवेद तुलना जी, में मैं हम चीजों को आपसे स्पष्ट तौर पर रख आपसे अब सकें। बहुत स्पेसिफिक आप दोनों से पूछूंगा। गैंडसैंड को लेकर आपने, हरीश रावत जी ने कहा कि साहब हमने वहां बिल्डिंग बनाई, हमने बजट दिया, आपने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, लेकिन उत्तराखंड के लोग उसे परमानेंट कैपिटल के तौर पे देखना चाहते हैं। आपकी राय क्या है? नहीं, लोगों ने उसको देखा इसीलिए ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बन पाया है, और केवल घोषणा नहीं हुआ, उसको अधिसूचित भी किया गया, और उसके भावी विकास के लिए चाहे अवस्थापना सुविधाओं से जुड़े हुए विषय होंगे, वहाँ पर उसके लिए भी एक मजबूत पहल की गई। 25,000 करोड़ रुपया राजधानी क्षेत्र के लिए ये हमने घोषित किया, इस बजट में उसके लिए प्रावधान भी किया है। मैं समझता हूं कि एक मजबूत शुरुआत ग्रीष्मकालीन राजधानी बना करके और गैरसैंण के लिए की गई है। और गैरसैंण का मतलब होता है कि, मैंने पहले भी कहा कि गैरसैंण का मतलब पहाड़ की पीड़ा है, पहाड़ का दर्द है, पहाड़ का एहसास, वो नाम है गैरसैंण। नहीं सर, लेकिन परमानेंट कैपिटल के बारे में मैं पूछ रहा हूं। आगे आने वाले समय में आपकी सोच है आप उसे परमानेंट कैपिटल भी बनाएंगे, ठीक है, अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, तमाम वहां पर बुनियादी सुविधाएं देंगे, बट आपके थॉट में है कि हाँ गैरसैंण को परमानेंट कैपिटल बनना चाहिए, लोगों के जो सपने हैं, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, लोगों की अपेक्षाएं वो पूरी होनी चाहिए? देखिए, तमाम तरह की व्यवस्थाएं ये राजधानी में होना बहुत जरूरी है। हम शादी करते हैं तो उसके लिए भी तैयारी करते हैं, बहुत बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लड़के को भी लड़की को भी, और उस प्रतीक्षा के बाद जब वो इस लायक होते हैं तो फिर तमाम तरह की तैयारियां करनी होती हैं। और इसलिए सर आप मुझे घुमा रहे हैं, मेरा पूछना यह है तैयारियां कि आप चल रही हैं, परमानेंट कैपिटल बनाएंगे नहीं। आपने कहा कि तैयारियां साहब चल शादी, रही हैं। मैं कह रहा हूं ये परमानेंट सब कैपिटल। क्या, ये बताइए कि 4 अप्रैल को किसी को एहसास था क्या जब सदन चल रहा था? किसी को एहसास नहीं था। और इसलिए
आगे बढ़ते रहिए। चलिए हरीश रावत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, गैरसैंण को लेकर आपका थॉट प्रोसेस क्या है? देखिए, मैं गैरसैंण को लेकर के त्रिवेंद्र सिंह जी से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि गैरसैंण में ही कुछ ऐसा हुआ जो राज्य के लिए भी एक छोटा भूकंप भी था, अच्छा खासा राजनीतिक भूकंप था। और मुख्यमंत्री बदल गया, बजट बजट पास होने जिसको बजट को पायलट करना चाहिए था, वो अपनी सरकार को बचाने के लिए निकलना पड़ा। तो मैं उस पर ज़्यादा कुरेदूंगा नहीं चीज़ को। ये एक बड़ी भारी राजनीतिक विडंबना है और उत्तराखंड के साथ एक मजाक भी है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। दूसरा, मैं त्रिवेंद्र सिंह जी के ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के इरादे को, पहले तो मैंने ये सोचा कि इन्होंने अपने एक राजनीतिक आवश्यकता के लिए इसको कर दिया, लेकिन जब बाद में उन्होंने कुछ रोड मैप बनाने आदि की बात कही तो मैंने कहा कि ये एक कदम है ग्रीष्मकालीन भी। और जब अभी इन्होंने वहाँ कमिश्नरी बनाने की बात कही, ये अलग बात थी कि अल्मोड़ा को उसमें नहीं रखा जाना चाहिए था, बजाय उसके एक नया जिला क्रिएट करके जो है वो 3 जिलों की बड़ी अच्छी कमिश्नरी बनाई जा सकती थी, कुछ बात कुमाऊंगा भी, लेकिन जो भी उनकी सोच रही हो उस समय। मगर कभी कभी चीज़ें ऐसी स्थितियाँ आती हैं जिन चीज़ों पर जो चीज़ें जो है पहले से ही लगी हुई आग को सुलगाने का काम करते। पार्टी के अंदर इनके पहले से आग लगी हुई थी और उसको भी एक बहाने के तौर पर रखा गया। खैर, वो सब टिप्पणी से उस पर नहीं, लेकिन जो आपने सीधी बात मुझसे कही कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, मेरी थॉट प्रोसेस बहुत विशुद्ध रूप से, इसीलिए मैंने विधानसभा भवन बनाया। पहली बात मैंने ये सुनिश्चित कर दी कि कोई सरकार आए वो गैरसैंण की उपेक्षा न कर सके, और विधान सचिवालय बनाने के लिए 47 करोड़ रुपया का प्रावधान करके उसकी बल्कि निर्माण भी उनको एडवांस भी दे दिया। और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट कैपिटल सर, मैं वो सब चीजें जो था, आपने नहीं, किया वो दिख रहा है। मैं कह रहा हूं परमानेंट कैपिटल, आप लोग घुमा रहे हैं। आपसे एक सीधा एक उत्तराखंडी सवाल ये पूछ रहा है कि साहब आप उसे परमानेंट कैपिटल बनाने का सपना देखते हैं, आपके मन में ये भाव है या नहीं? मैं वही पा रहा हूँ। आप आम हमारे उत्तराखंडी लोगों की तरीके से आप भी बिल्कुल बेसब्र की तरीके से पूरे रास्ते को नहीं तय कर सोचना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम गंतव्य पर पहले ही क्यों नहीं पहुंच गए। मैं वही कह रहा हूँ, उस गंतव्य पर पहुंचने के लिए मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वहाँ खड़े किए। त्रिवेंद्र सिंह जी को सब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मालूम है। जहाँ 20 लोग नहीं रुक सकते थे, उसको मैं कम से कम 1000-1500 लोगों के रुकने लायक बना करके गया। एक प्रोसेस में था, तो मेरी प्रोसेस में बिल्कुल स्पष्ट था कि यदि मुझे उस समय अवसर मिलता तो मैं 2022 तक वहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज क्रिएट कर देता, जिन फैसिलिटीज के आधार पर हम उसको पूर्ण राजधानी बना सकते। क्योंकि एक ही कैपिटल होगी, वो होगी गैरसैंण। गैरसैंण इसलिए नहीं होगी कि पहाड़ के लोगों की चिंताओं का समाधान। अच्छा चलिए, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं कि मान लीजिए आपको चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया, 2022 में आप चुनाव लड़ने जाएंगे। क्या हरीश रावत कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में रहेंगे कि अगले 5 साल हम गैरसैंण को परमानेंट कैपिटल बनाने पर काम करेंगे? पक्का पक्का, हमारा तो विधानसभा में वादा है ये, और मेरा वादा भी है। उसके बाद हमारे CLP लीडर PCC प्रेसिडेंट का भी वादा है। जिस दिन समर कैपिटल घोषित की गई थी उस दिन हमारे लोगों ने सदन के पटल पर कहा है, और हम बिल्कुल मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि हम उस सपने को पूर्ण रूप देंगे। चलिए, ये देवभूमि डायलॉग के दर्शकों के लिए आपने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी कि कांग्रेस पार्टी 2022 के अपने मैनिफेस्टो में गैरसैंण को परमानेंट कैपिटल बनाने का वादा करेगी। एक सेकंड इसमें इतना और जोड़ लीजिएगा, इससे आपको मदद मिलेगी। हम केवल इसलिए नहीं कि इससे पर्वतीय क्षेत्रों की, ये कोई पर्वतीय क्षेत्रों की बात नहीं है,
जो हमारी भविष्य की संभावनाएं हैं उत्तराखंड के विकास की, वो सारी संभावनाएं जो है गैरसैंण उसका समाधान है। ओके, आप कह रहे गैरसैंण समाधान है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, नीचे सैचुरेशन आ गया है। आपने कहा नीचे अब आप यहाँ एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ अब डेवलपमेंट की संभावनाएं बहुत सीमित हो गई हैं। तो इन संभावनाओं को यदि व्यापक बनाना है तो हमको गैरसैंण चलना ही पड़ेगा राज्य की राजधानी के रूप में। ओके, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपने ये जो गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का फैसला किया, तब आपने कहा कि आपने वाइडर कंसल्टेशन किया, विधायकों से बात की, मंत्रियों से बात की और लोगों से बात की, बट अब तो सब कह रहे हैं साहब हमसे बात ही नहीं की, वो फैसला गलत था, अकेले में ले लिया। त्रिवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? वहां पर भी विपक्ष के किसी भी लीडर ने इसका विरोध नहीं किया। सब लोगों ने शांतिपूर्वक उसको सुना। रावत जी ने एक बात कही कि अल्मोड़ा को उसमें मिलाना, और कुछ लोगों ने जो वैचारिक मतभेद भी रखते हैं हम लोगों से, उन्होंने भी ये बात वहां पर उठाई थी। लेकिन हमारा साफ सोच थी कि गैरसैंण कमिश्नरी हम बना रहे हैं तो एक तो ये गढ़वाल और कुमाऊं की जो संस्कृति है उसका ये प्रयाग होगा, संगम होगा, और ये भेद गढ़वाल कुमाऊं ये चीजें धीरे धीरे कम हुई हैं राज्य निर्माण के बाद, और ये चीजें और जल्दी ये कम होनी चाहिए, ये समाप्त होनी चाहिए, ताकि हम एक समरस समाज हमारा खड़ा हो जिसके आगे केवल ये सोच हो कि हम इस राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक कैसे विकास पहुंचा सकते हैं। हम गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहते हैं। हमने गैरसैंण के लिए तमाम योजनाएं बनाई। तो भाई इन सब कामों के लिए वहां पर कोई व्यापक दृष्टिकोण वाले, व्यापक सोच वाले वहां पर कोई अधिकारी बैठने चाहिए। अगर वो वहां पर बैठते हैं तो निश्चित रूप से उसकी जो रूपरेखा है भविष्य की, वो बहुत अच्छी और सुस्पष्ट बनाई जा सकती है। इस सोच के साथ गैरसैंण कमिश्नरी की मैंने घोषणा की थी, और मेरे पास अब भी वहां से लोग आते हैं। समाचार पत्रों ने, कुछ लोगों ने विरोध किया तो काफी लोगों ने समर्थन भी किया। ये बहुत अच्छी सोच थी, लेकिन वो गैरसैंण बाद में राजनीति का शिकार हो गया, जैसे अभी तक होता रहा। गैरसैंण की कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता है, मैं ये बात बोलना चाहता हूं। और हमने वहां पर तमाम, चाहे वहां पर आज हम लोगों ने वहां पर 110 करोड़ की योजना, 110 करोड़ से वहां पर एक बांध बनाया जा रहा है जो वहां की भविष्य की पानी की आपूर्ति करेगा। वहां पर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक हॉस्पिटल वहां पर जिस पर काम चल रहा है वो हमने वहां पर दिया। हमने वहां पर हवाई 4 हेलीकॉप्टर वहां पर उतर सकें, कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहां पर आना चाहें तो वहां पर उसके लिए हमने व्यवस्था बनाई। वहां पर हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां पर हमने बनाया। हमने ये भी कहा कि उसके आसपास, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन लाखों हम ऐसे वृक्ष लगाएंगे जो फलदार वृक्ष होंगे। हमने दिवाली खाल से भरारी सैंण तक डबल लेन के लिए हमने वहां पैसा दिया जिस पर काम चल रहा है। नहीं, तो आपकी ये सारी बात ठीक है, लेकिन हरीश रावत जी कह रहे हैं मैं परमानेंट कैपिटल बनाऊंगा। 2022 में कांग्रेस पार्टी का ये एजेंडा रहेगा कि ग्रीष्मकालीन से परमानेंट कैपिटल हम गैरसैंण को बनाएंगे। भाई मैंने कहा एक रावत बोल रहे हैं और एक रावत कर देते हैं। ओके, हरीश रावत जी आप जवाब देना चाहेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का? वो कह रहे हैं कि एक रावत बोलते हैं, एक रावत करते हैं। देखिए अब करने का इतिहास किसका लंबा है। देखिए जिन परिस्थितियों में मैं मुख्यमंत्री बन करके आया था वो त्रिवेंद्र सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने की परिस्थितियों से बिल्कुल असाधारण परिस्थितियां थी, और मैंने बिल्कुल असाधारण परिस्थितियों में राज्य का राजकाज चलाया। खैर मैं उस सब पर, वो अपनी मियाँ मिट्ठू बनने जैसी बात हो जाएगी,
मैं उस पर बात नहीं करूँगा, उस पर तुलना नहीं करूँगा कि त्रिवेंद्र सिंह जी के 4 साल बनाम हरीश रावत के 3 साल, बल्कि मैं तो चाहता था त्रिवेंद्र सिंह 5 साल रहें, क्योंकि इस राज्य को सबसे ज़्यादा राजनीतिक स्थिरता की जरूरत है, जो भाजपा का स्वभाव नहीं रहा है। उन्होंने राजनीतिक स्थिरता छीनी है। त्रिवेंद्र सिंह जी का कार्यकाल कर्टेल नहीं किया है, राज्य के ऊपर एक ठप्पा लगा दिया है कि ये राजनीतिक अस्थिरता वाला प्रदेश। नहीं तो आप बीजेपी को अब क्यों जिम्मेदार मैं- ठहरा रहे? जो कांग्रेस आपका- पार्टी ने भी तो आप- कौन सा आपका- किया? आप देखिए ना, पहले बहुगुणा जी आए, जिस दिन बहुगुणा जी शपथ ले रहे थे, जिन लोगों को मंत्री की शपथ लेनी थी वो आपके घर में कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो वो सोच भी तो ठीक नहीं थी, वो भी तो उत्तराखंड को अस्थिर करने की सोच थी सर। खैर ऐसा था नहीं, क्योंकि यदि सर हमारे मैं लोग तब नहीं रिपोर्टिंग आए होते करता तो था और मेरी ड्यूटी था आपके तब घर के बाहर ही बहुमत कहाँ लगी से थी, मुझे बनता? याद है। लेकिन उससे पहले हमारे लोगों ने अपनी बात उठाई, क्योंकि बहुगुणा जी किन्हीं परिस्थितियों में भी उस समय फिट नहीं बैठते थे। लोगों की भावनाएं होती हैं, लेकिन अंततः पार्टी के अंदर समन्वय निकलता, हमने समन्वय निकाला और ये समन्वय हमेशा निकाला हमने। तो मैं उस पिछले इतिहास में न जा करके, जो अभी त्रिवेंद्र सिंह जी ने एक बात कही, मैं कमिश्नरी को लेकर के जो आंशिक रूप से त्रिवेंद्र सिंह जी की बात से सहमत हूँ कि एक अच्छा जिलाधिकारी, एक अच्छा कमिश्नर वहाँ चाहिए ही चाहिए था गैरसैंण के अंदर। मैं वहाँ तक सहमत हूँ। लेकिन जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, हरिद्वार कुछ हमारी ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपराओं की पहचानें हैं, जिन पहचानों को हमको साथ रखना पड़ता है। और कुमाऊं की पहचान सांस्कृतिक अल्मोड़ा से बनती है। कुमाऊं शब्द ही एक प्रकार से वहीं से उसी के चारों तरफ क्रिएट होता है। देखिए आवश्यक नहीं कि हर बात चीफ मिनिस्टर के ध्यान में हो। एक मैं उनके इरादे पर कोई संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि मान लिया मुझसे बात करते तो मैं उनसे कहता कि अमुक अमुक क्षेत्र को लेकर के, जिसमें रानीखेत के नीचे का हिस्सा जो है, इसको लेकर के एक नया जिला बना दो और एक चौखुटिया और द्वारहाट को सम्मिलित करके यहाँ एक और नया जिला बना करके। चलिए आप कह रहे हैं ये थॉट प्रोसेस खराब नहीं है, थॉट प्रोसेस सही थी, आप किसको शामिल करना। लेकिन सर आप ना अमूमन एक सवाल पूछते थे, मैं आप और त्रिवेंद्र जी एक साथ, इसलिए मैं ला रहा हूं इस बात को। आप एक मिनट सर, मैं समझता हूं कि त्रिवेंद्र सिंह जी को बहुत ज्यादा इसके लिए रिग्रेट करने की वो कर भी नहीं रहे हैं, उन्होंने बोल्डली कहा है कि मैंने निर्णय लिया, अच्छा निर्णय लिया। तो जो है मैं उस निर्णय का केवल इतना ही कि आप जियोग्राफिकल एरिया की बात करें, सम्मिलित करने में जल्दबाजी कर दी, वही गलती है। सर आप ना अमूमन सार्वजनिक मंचों से पूछते थे, मैं त्रिवेंद्र जी आज साथ में इसलिए उनसे पूछ लेता हूं। त्रिवेंद्र जी, हरीश रावत जी कहते थे कि जो कांग्रेस पार्टी से लोग आए हैं, आपके मंत्रिमंडल में भी हैं, आपके यहाँ विधायक भी हैं, जिन्हें वो कहते हैं उजियाड़ू बैल, इनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा? नहीं आप पूछते थे, मैं तो आपको आमने सामने पूछवा रहा हूं। थोड़ा त्रिवेंद्र जी आप अपना अनुभव बताइए। ऐसा हमारे बड़े भाई साहब के पास शब्दों का और संज्ञाओं का बहुत बड़ा भंडार है। अब मैं उस मामले में बहुत अल्पज्ञानी हूँ। लेकिन हाँ, उनकी जिज्ञासा तो समाप्त करिए। लेकिन मैंने ये जरूर कोशिश की कि हम राज्य में जो भ्रष्टाचार है उससे हम, जो दलाली इस राज्य में होती है और जो ब्लैक मिरर इस राज्य में घूमते फिरते रहते थे, उनसे स्टेट को हम कैसे मुक्ति दिला सकते हैं, उस दिशा में हमने प्रयास किया। जहाँ तक जिस ओर माननीय रावत जी बोल रहे हैं या आपका इशारा है, कभी भी हमारे चाहे मंत्रीगण रहे हों, चाहे विधायकगण रहे हों, हमने उनको पूर्णता में स्वीकार किया। पूर्णता में उनके कुछ गुण हैं तो उनको भी स्वीकार किया, कुछ अवगुण हैं तो उनको भी स्वीकार किया। और कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया 4 वर्ष में कि कभी कोई बोलचाल हुई हो, कोई आपस में कभी कोई कड़वाहट हुई हो
लेकिन ऐसा सर अभी अवसर आप देखिए ना, एक एक कभी भी मिनिस्टर नहीं ने है। बयान दिया कि यहाँ लोकतंत्र नहीं एक तंत्र था। एक मिनिस्टर ने बयान दिया कि 4.5 साल में तो हमें अधिकारियों ने काम ही नहीं करने दिया। एक मिनिस्टर ने बयान दिया सब अपनी मनमर्जी से होता था। और ये जो अब ऐसा है मिनिस्टर ना, से, हाँ मैंने तो उन लोगों को अभी जाना, रावत जी तो उनको बहुत पहले से जानते हैं, वो इस बारे में ज्यादा अच्छी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप असहज थे उन लोगों को पार्टी में रखने से? नहीं नहीं, मैंने देखो, ये मैं कह सकता हूँ कि इन 4 सालों में मुझे जो उचित लगा मैंने वो निर्णय बोल्डली लिए हैं, और मुझे कभी किसी मिनिस्टर की वजह से, किसी विधायक की वजह से निर्णय लेने में कभी भी असहजता महसूस नहीं हुई। सर मैं आप दोनों लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा और हरीश रावत जी से शुरुआत करना चाहूँगा। सर 20 साल के बाद अगर एक भाई अपनी बहन के लिए रोता हुआ ये पूछे कि मेरी बहन की डेथ हो गई क्योंकि हम उसे टाइम से अस्पताल नहीं पहुंचा पाए, वो प्रेग्नेंट थी, उसकी बच्ची की भी डेथ हो गई, सर क्या हमारा दिल फटता नहीं है इन सब खबरों को देखकर? 20 साल के बाद भी उसी तरह की खबरें लगातार उत्तराखंड में आती हैं और कहीं ना कहीं ये देवभूमि उत्तराखंड के लिए एक ब्लैक स्पॉट से कम नहीं। हरीश रावत जी आप क्या सोचते हैं? पहली बात तो जो आपने पहला सवाल त्रिवेंद्र सिंह जी से किया, मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा जी। कि पहले जो उजाड़ू बल्द थे उनको ग्वाला दिखाई देता था, कहीं अंकुश था, लेकिन आज जो है अब ग्वाला मुक्त गांव हो गया है। अब उजाड़ू बल्द इस समय बहुत स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल पूंछ खड़ी करके जहां चाह रहे हैं वहां घूम रहे हैं। ये अंतर दोनों स्थितियों में है। यानी आपके नेतृत्व में भी वो खुलेआम, वो आपके नेतृत्व में भी कंट्रोल नहीं था, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप उन पे कंट्रोल नहीं कर पाए? मैं वो मैंने कहा कि उजाड़ू बल्द आदतन होता है और वो कुछ दिन कंटेन करने की त्रिवेंद्र सिंह जी ने कोशिश की, उसके लिए वो शाबाशी के पात्र हैं। लेकिन चलिए, मैं उनकी पार्टी का ये बड़ा नाजुक पहलू है, इस पर बात नहीं करना चाहूंगा, और उन्होंने उसकी कीमत भी अदा की है, इसलिए उनके भाव को कुरेदना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन जो सवाल आपने किया वो बड़ा मार्मिक सवाल है, उसका समाधान निकालने का निरंतर प्रयास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हो रहा है, मगर उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, यहाँ के बहुत सारी और जो आज की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के संदर्भ में इनका समय समय पर सबने अपने अपने तरीके से समाधान निकाला। हमने भी निकाला, त्रिवेंद्र सिंह जी ने भी निकाला। लेकिन एक बात हमको बहुत उसके साथ कहनी पड़ेगी, शिद्दत के साथ सबको मिल करके, कि इसका एक होलिस्टिक जो हमने पैक्ड व्यू लिया, इसीलिए जिस समय तक केंद्र सरकार ने कहा नहीं था कि हम मेडिकल कॉलेज जिलों में बनाएंगे, मैंने उस समय स्वीकृत किए मेडिकल कॉलेज ने भगवानपुर, कोटद्वार और पिथौरागढ़ में, ताकि नए मेडिकल कॉलेज खोले जा सके। और बागेश्वर, चंपावत, टिहरी को मैंने उसके लिए तैयार करने का काम किया, ताकि हमारे पास ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हो सके, नर्सिंग कॉलेजेस हो सके, पैरामेडिकल के कॉलेजेस हो सके। उस समय ये कोरोना की महामारी नहीं आई थी। आज तो कोरोना ने जो है हमारे इन निर्णयों को बहुत हद तक पुष्ट कर दिया। उस समय हमने दूर दराज के लिए सर्जिकल कैंप लगाए, मोबाइल वैन फैसिलिटी हम फाउंडेशन के साथ MOU करके उनके माध्यम से ली। हमने 108 के पैरेलल खुशियों की सवारी प्रारंभ की। इसीलिए आज पता नहीं खुशियों की सवारी कहाँ आंसू बहा रही है, पता नहीं है। देखिए, बहुत सारी हमने डोली प्रथा शुरू की, यहाँ तक कि दाई माँ को तक को मैं पेंशन के दायरे में लाया। बट सर और दाई माँ को अभी भी ट्रेनिंग दे करके दोनों, प्रशिक्षण देने का एक भाई ने काम किया। एक भाई जिसने अपनी बहन को खोया, वो बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है कि मेरी बहन जो है 20 साल के बाद इस उत्तराखंड के खस्ता स्वास्थ्य सिस्टम की भेंट क्यों चढ़ गई, उसका वो जवाब चाहता है। ये सवाल बना हुआ है और इस सवाल का उत्तर हम सबको कभी कभी सामूहिक रूप से देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा उत्तर ये होगा कि हम अपने को संकल्पित करें प्रत्येक
जिसके हाथ में भी कुछ करने का होता है, वो संकल्पित करे कि मैं अपनी तरफ से यथासंभव मेडिकल सेवाओं में सुधार लाने का काम करूंगा। दोनों चीजों को बदलूंगा, फैसिलिटीज को भी बदलूंगा और अप्रोच को भी बदलने का काम करूंगा। ओके, इसीलिए आपने देखा होगा मैंने डेंटल डॉक्टर्स से लेकर के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स तक को जो है चिकित्सकीय अधिकार देने का काम किया था। मैंने बहुत सारे ऐसे त्रिवेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस स्टेट में ना एक आयरनी, एक विडंबना है। ये स्टेट का जो एजुकेशन सिस्टम है वो होना तो चाइल्ड सेंट्रिक चाहिए, लेकिन वो टीचर सेंट्रिक है। और इस स्टेट का हेल्थ सेंटर जो है, हेल्थ सेक्टर जो है, वो होना चाहिए था पेशेंट सेंट्रिक, और वो है डॉक्टर सेंट्रिक। सर, हम इस विडंबना से कब बाहर निकलेंगे? देखिए, अगर आप देखें इन पिछले 4 सालों में हमने आज अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना से हर व्यक्ति को, उत्तराखंड के जो 23 लाख से ज्यादा परिवार हैं, उनको एक हेल्थ के लिए एक सुरक्षा कवच दिया है। आप देखिए, डॉक्टर्स आप तब देख लीजिए आज से 4 साल पहले और आज आप देख लीजिए, लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। हमारे पास 1000+ डॉक्टर थे, 1100 से कुछ कम डॉक्टर थे। आज हमारे पास 2600 के करीब डॉक्टर आज हमने राज्य में भर्ती किए हैं। 2500 नर्सेज की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। जो आपातकालीन सेवा है, आज हमारे पास दुगनी से ज़्यादा आज, और टोटल पूरा बेड़ा ही 108 का नया बेड़ा पूरा, और उसमें कुछ ऐसी भी व्हीकल्स हम लाए हैं कि जो हाई सिक्योरिटी व्हीकल्स हैं, जिनमें वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है। ऐसे 40 व्हीकल ऐसे भी आज हमारे पास राज्य में उपलब्ध हैं। आज तमाम आप देख लीजिए, कितने अस्पतालों में तब आईसीयू थे, आज कितने अस्पतालों में आईसीयू हैं। कितने वेंटिलेटर थे, आज कितने वेंटिलेटर हैं। तब कहाँ पर दूरस्थ क्षेत्रों में कितने डॉक्टर थे, आज कितने डॉक्टर हैं। ये आज एक बड़ा परिवर्तन चिकित्सा के क्षेत्र में हमने किया है। परमानेंट फैकल्टी नहीं थी मेडिकल कॉलेज में, अब बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। आज परमानेंट फैकल्टी हमारे मेडिकल कॉलेज में काफ़ी हद तक हुई है, और स्वास्थ्य की सेवाओं में काफ़ी सुधार इस दौरान करने का प्रयास किया गया है। लेकिन जो आपने जो सवाल किया था कि एक बहन एक भाई, देखिए ये हमारे राज्य की, और मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, ये हमारे राज्य के लिए नहीं, अन्य राज्यों में भी इस पर तमाम समय सवाल खड़े होते रहे हैं। ये सच है कि अभी हमको इन सुविधाओं को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाओं को, और जो एक मिशनरी जील होना चाहिए जो हमारे डॉक्टर के अंदर, हमारी नर्स के अंदर। आज कौन पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में काम करना चाहता है साहब? हम उसके लिए एक्ट हमने बनाया कि लोग जो ये सिफारिश से ट्रांसफर करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, ये ना हो। हमने टॉप प्रायोरिटी दी है दूरस्थ क्षेत्रों को। केवल और केवल मेडिकल कॉलेज बनाने से, केवल और केवल अस्पताल बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उस अस्पताल में बैठने वाला डॉक्टर, वहां पर बैठने वाली नर्स, वहां पर बैठने वाला अन्य कर्मचारी, उसके अंदर सेवा का भाव कितना है, उस पर निर्भर करेगा। वो फीलिंग हमको डेवलप करनी पड़ेगी। जब तक वो फीलिंग उसके अंदर डेवलप नहीं होंगी, खाली अस्पताल में बैठ कर के इलाज नहीं हो सकता है। चलिए सर, अब मैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्डिंग से इलाज नहीं होता। कोई मशीन है, कोई मशीन। सर, मैं एक और बुनियादी सवाल जो अमूमन उत्तराखंड में हर कोई कहता है, हरीश रावत जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये परसेप्शन है या हकीकत है कि उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी हावी है, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती? देखिए, आपने जो सवाल किया, जब मैंने स्वास्थ्य विभाग के लोगों को बुलाया, मैंने कहा भाई मैं मेडिकल में वॉक इन भर्ती बोर्ड बनाना चाहता हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अधिकारी आज भी सेवारत हैं। लोगों ने बड़ा विरोध किया। लोगों ने कहा साहब कैसे, या तो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दीजिए इसको। मैंने कहा इंस्टीट्यूशनलाइज ही कर रहा हूँ, कैबिनेट निर्णय कर रहे हैं।
यदि हमने वॉक इन भर्ती बोर्ड नहीं बनाया होता तो आज डॉक्टरों की भर्ती में जो दिक्कतें आ रही हैं वो बहुत बड़ी तौर पर खड़ी होती। उसी तरीके से जब मैंने डेंटल्स को कहा मैं डॉक्टर का दर्जा देंगे और उनसे ब्रिज कोर्स करवाएंगे बीच के लिए जो कमी रहती है उनके, उसमें बड़ा विरोध हुआ, लेकिन अनुतोगत्वा लोगों ने माना। जब मैंने निर्णय लिया कि हम जो है उस समय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, आप तो केंद्र सरकार ने उसको आयुष अटल योजना में बदल दिया, लेकिन उस समय जब हमने 1,75,000 से शुरू किया तो लोगों ने कहा ये तो मुख्यमंत्री पागल हो गया, कैसे होगा, कैसे चलेगा। लेकिन हम 14 लाख कार्ड स्वास्थ्य योजना के और बड़ी सरलीकृत तरीके से बांट करके गए, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। मैंने आयुर्वेद वालों को सर्टेन एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन लिखने की इजाजत दे दी तो लोगों ने बड़ा विरोध किया। बिल्कुल, लेकिन नहीं ये तो आपने गिनाए कि सब आप लोगों ने क्या कदम उठाए, बट सर ब्यूरोक्रेसी के सवाल, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, ब्यूरोक्रेसी हावी है, ये परसेप्शन है या हकीकत है? देखिए मेरे सामने ये स्थिति कभी नहीं आई। आज मैं बहुत गर्व के साथ खड़े होकर के भगवान केदार बाबा का स्मरण करते हुए कह रहा हूं कि जितनी उत्तराखंड के अंदर आपदाएं आई, देवी आपदाएं आई, हर आपदा के अंदर पुनर्निर्माण का सवाल और पुनर्वास का सवाल हमेशा खड़ा रहा। लेकिन हमने केदार में एक सवाल खड़ा नहीं रहने दिया और एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर के यात्रा को कंटिन्यू करते हुए सारी चीजों को, सारे निर्णय करके, और केदार धाम को आज एक गर्व होता है केदार धाम को देख करके, जो उत्तराखंड के लिए है कि हमने अपने बाबा को कि उसको इतना सुरक्षित और इतना भव्य बना करके रख दिया करके। तो ये असंभव था उस समय। आप बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं मेरा साथ नहीं, मैं कह रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी मेरा साथ सही नहीं है कि साहब ब्यूरोक्रेट हावी हैं, डिसीजन ब्यूरोक्रेट लेते हैं, पॉलिटिशियंस को नहीं पूछते। आप कैसे उनसे काम ले रहे हैं? मुख्यमंत्री को फ्रंट से लीड करना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह जी ने भी फ्रंट से लीड किया और उन्होंने भी किया, मैं कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, और मंत्रीगणों को फ्रंट से लीड करना पड़ता है। जब तक आप एक कदम आगे नहीं दिखाई देंगे तो ब्यूरोक्रेट जो है आपसे, यदि आप पीछे होंगे तो आपसे 2 कदम और पीछे हो जाएंगे। अब मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से यही सवाल पूछता हूं क्योंकि उनकी हमेशा 2 कदम आगे होना पड़ता है। मतलब आपके ऊपर हमेशा ये कहा जाता था साहब बहुत ब्यूरोक्रेट हावी हैं, सब कुछ ब्यूरोक्रेट करते हैं, ब्यूरोक्रेट विधायकों की नहीं सुनते, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते। त्रिवेंद्र जी, ये जो इमेज है कि साहब ब्यूरोक्रेसी हावी है, ब्यूरोक्रेट काम नहीं करते, ये महज एक परसेप्शन है या इसमें दम है? देखिए ऐसा है कि 1991 से मैंने राजनीतिक या सत्ता के नजदीक या सत्ता को नजदीक से देखने का मुझे मौका मिला है जी। ये आरोप जब कोई आरोप नहीं लगाने को मिलता है तो ये आरोप लगता है। दूसरी बात ये है कि हम परिवार में हमारे बच्चे होते हैं, हमारा परिवार होता है जी। एक मुखिया उन बच्चों से अच्छा काम ले लेता है, एक नहीं ले पाता है। एक बच्चा माँ बाप को मनाकर और काम करवा लेता है और एक बच्चा कुछ बोलता है तो माँ बाप ही कई बार उसको टोक देते हैं। ये काम लेने वाला कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। आप कैसे किससे काम ले रहे हैं? मुझे बताइए कि जो लोग ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी रही, आप सूचना के अधिकार में लगाइए कि इन 4 सालों में जो काम हुए हैं, चाहे स्वरोजगार के क्षेत्र में पहली बार 20 साल में ऐसा हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हो या मुख्यमंत्री या राज्य की स्वरोजगार योजना हो, जिनमें लक्ष्य से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। हेल्थ सिस्टम में मैंने आपको बताया कि 2.5 गुना डॉक्टर आज हमारे पास हैं। मैंने रोड्स के बारे में, जब 3 साल और 10 महीना इस सरकार को हुआ था, रूरल कनेक्टिविटी में 134 किलोमीटर कम सड़क बनी।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में देश के टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट आता है। टॉप 10 थानों में देश के 2-3 थाने उत्तराखंड से आते हैं। आज सड़कों का निर्माण जो उत्तराखंड में हुआ है, क्या दोनों हाथ अगर मिलके नहीं, मुझे लगता थोड़ा सा पर नियंत्रण नहीं था जी, ब्यूरोक्रेट्स पर नियंत्रण नहीं था, तो क्या ये सारे काम संभव हो सकते थे? वो हाथ पैर होते हैं किसी भी सरकार के, और हाथ पैर, सरकार का हाथ पैर ब्यूरोक्रेट है, संगठन का हाथ पैर लेकिन सर हमारे ये संगठन हाथ पैर अगर संगठन के गलत कार्यकर्ता डायरेक्शन हैं। को काम करने लगे तो इनको पकड़ के सही डायरेक्शन में लाना ये भी गलत पड़ता बात, ये देखिए, ये बिल्कुल लाना पड़ता है। और हमने 2-2 आईएएस को सस्पेंड किया है, 8-8 को हमने जेल में डाला है। ऐसा नहीं है। और इसलिए ये जो बात है, जो डायलॉग है, जब मैंने कहा कि जब भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होता, कदाचार का आरोप नहीं होता, चरित्रहीनता का आरोप नहीं लगा सकते, शिथिलता का आरोप नहीं लगाते, तो इस तरह के आरोप लगाते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं, आप दोनों ने ये माना कि ये एक तरह के आरोप है, ये परसेप्शन गढ़े सही हुए नहीं है। आरोप। ओके, मेरा सर एक और गढ़े हुए सवाल आरोप। है, और त्रिवेंद्र जी और हरीश रावत जी, बहुत सारे बेरोजगार हैं। मसलन हरीश रावत जी, जब आप सरकार छोड़ के गए थे और मैं देख रहा तो पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या तकरीबन 10 लाख थी। मैं समझता हूं आज बढ़ गई होगी, क्योंकि कोविड के बाद भी कई लोग वापस आए। हम बेरोजगारों से क्या कहें? आप संयम रखिए या आप लोगों पे भरोसा करें? देखिए, जिस समय मैंने सरकार सौंपी थी, सौंपी क्या थी, जब मैं पराजित हुआ था, मेरी सरकार पराजित हुई थी, उस समय राज्य के में बेरोजगारी की जो वृद्धि दर थी वो 2.5% थी, और आज वो बढ़ करके 23%। लेकिन इसमें अकेले त्रिवेंद्र सिंह जी सरकार का या किसी की सरकार का नहीं, ये जो सारे देश के अंदर रोजगार देने के मामले में शिथिलता रही, नीतिगत शिथिलता रही केंद्र सरकार की, ये उनका प्रभाव रहा। उसका प्रभाव राज्य के ऊपर भी पड़ा, और फिर कोरोना ने बची खुची कसर पूरी कर दी, और इसलिए आज बेरोजगारी की वृद्धि दर उत्तराखंड में सर्वाधिक है। और इसलिए मैंने कुछ बल्कि नीतिगत बातें कही हैं, पार्टी देखो कहाँ तक समर्थन करती है उन बातों का, तो हम बेरोजगारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। और मैं यदि हमारी सरकार बनती है तो वो रोजगार मूलक सरकार होगी, रोजगार सृष्टिकर्ता सरकार। ओके, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपने कहा आपने स्वरोजगार की स्कीम शुरू की, लेकिन सर जिस पैमाने पे स्वरोजगार चाहिए, जिस पैमाने पे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जिस पैमाने पे युवा आज बेरोजगार हैं, सर उसके मुकाबले जो हम दे रहे थे वो ऊंट के मुंह में जी रहा था। देखिए, देश की 135 करोड़ आबादी है, सबके लिए गवर्नमेंट जॉब आप भी समझते हैं कि कितना संभव है, और इसलिए हमने स्वरोजगार पर फोकस किया। मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना, जिसमें हमने 10,000 का टारगेट दिया था, टारगेट रखा कि 10,000 लोगों को हम सोलर स्वरोजगार योजना से जोड़ेंगे। इसी तरह से सोलर फार्मिंग योजना हमने चलाई। आज सोलर फार्मिंग योजना उत्तराखंड में, अगर परिस्थितियां ज्यादा विपरीत नहीं हुई, विपरीत परिस्थितियां हैं लेकिन ज्यादा विपरीत नहीं हुई, तो मैं समझता हूं कि अगस्त सितंबर तक 127 मेगावाट सोलर एनर्जी हमारे राज्य में इन प्रोजेक्ट के माध्यम से लगेगी। हमने पिरूल की पत्तियों से पैलेट्स बनाना, उसके रेजिन से तमाम तरह के अन्य बाई प्रोडक्ट तैयार करना। हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इस कोविड काल में 20% बजट हमने स्वरोजगार की योजनाओं पर रखा, और इस बार भी रखा गया है, जो लगभग 240 करोड़ रुपया है। तो तमाम तरह के प्रयास स्वरोजगार की दिशा में किए गए। दिक्कत यह है कि थोड़ा सा मानसिक
परिवर्तन की जरूरत है कि हम गवर्नमेंट जॉब की बजाय हम स्वरोजगार की ओर जाएं। बट सर स्वरोजगार के लिए फाइनेंशियल स्वरोजगार सपोर्ट चाहिए, बैंक फाइनेंशियल सपोर्ट देने को नहीं, तैयार ही नहीं है। गवर्नमेंट बैंक को कन्विंस कर नहीं पा रही है, अब वो ऐ- करे तो करे क्या ऐ- बेरोजगारी? ऐसा ऐसा नहीं है। अगर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लोगों को लोन मिला है 187 मेगावाट, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। 187 मेगावाट को अगर फाइनेंस बैंक ने किया है तो बैंकों को गाली देके काम नहीं चलेगा रमेश जी। हम गाली देना हमको अच्छा लगता है, किसी को हो सकता है सुनना भी अच्छा लगता होगा, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचें तो 187 मेगावाट के लिए बैंकों ने लोन दिया है। जो मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना है उसमें अभी तक जितने लगे हैं उसमें लोगों ने, बैंकों ने लोन दिया है। अब कुछ टेक्निकल दिक्कतें होती हैं, उन तकनीकी दिक्कतों को तो हमको दूर करना ही होगा। और कोई स्कीम एकदम से कभी टॉप तक नहीं पहुंचती है, धीरे धीरे कोई योजनाएं हैं वो खड़ी होती हैं। बैंक को भी समझना होता है, बैंक में भी आप और हमारे जैसे ही हैं, हमारे भाई बंद हैं बैंक में। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमको, और विशेषकर आप जैसे पत्रकारों को गाली देने में बहुत मजा आता है, दोष देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है उन चीजों को भी सुनना होगा सर। लेकिन और जो कमियां हैं उनको भी दूर आपको करना एक और मैं आपके एक बड़े विषय पे आप दोनों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप दो बहुत बड़े राजनीतिक दल के, उत्तराखंड के बहुत बड़े नेता हैं। और हरीश रावत जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उत्तराखंड में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उत्तराखंड ने आर्थिक प्रगति की है, लेकिन ये जो आर्थिक प्रगति है एक्सक्लूसिव है, होना इंक्लूसिव चाहिए था। जैसे आप पर कैपिटा इनकम में देख लीजिए, हम कहते तो हैं कि 2 लाख से ज्यादा पर कैपिटा इनकम उत्तराखंड की है, बट सर जब हरिद्वार और उत्तरकाशी को आप कंपेयर करेंगे तो हरिद्वार की 2.5 लाख से ऊपर है और उत्तरकाशी या बागेश्वर की मैं कहूंगा वो 1 लाख से नीचे है। तो सर ये जो खाई है, पहाड़ और मैदान के बीच की जो आर्थिक खाई है, इसके लिए आपकी क्या सोच है? देखो, पहाड़ और मैदान का सवाल नहीं है। ओके, अगर आप त्रिवेंद्र जी आप शुरू करिए। हाँ, हरिद्वार जिले में ही अगर आप देखेंगे कि रानीपुर में और खानपुर की क्या स्थिति है तो आपको उसमें अंतर नजर आएगा। तो ये पहाड़ और मैदान का सवाल नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि विकास ये संतुलित होना चाहिए। और इसलिए जो हमने इन्वेस्टर समिट किया था, उस इन्वेस्टर समिट में हमने पहाड़ों की ओर फोकस किया था। जो सोलर योजना है, जो 187 मेगावाट जो हमारा अगस्त सितंबर तक तैयार हो जाएगा, ये पहाड़ों में इन्वेस्टमेंट हुआ है। ऐसे ही जो एमओयू साइन हुए थे उसमें 40,000 करोड़ रुपया ये पहाड़ों के लिए एमओयू साइन हुए थे। ये सच है कि ये अंतर है, लेकिन इसको हमको इस रूप में देखना चाहिए कि हम वहां पर कौन से हमारे स्थानीय संसाधन हैं। अब जैसे पिरूल है, पिरूल हरिद्वार में नहीं मिलेगा, पिरूल तो पहाड़ों में ही मिलेगा। खाली खेत ये पहाड़ों में ही मिलेंगे। जो सोलर फार्मिंग है वो पहाड़ों के लिए, उन खाली खेतों के लिए हमने कहा भाई चलो हम खेती नहीं कर सकते हैं, बागवानी नहीं कर सकते हैं, तो हम उस पर सोलर फार्मिंग कर सकते हैं। एक नया हमने एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई हम उस पर सोलर की एनर्जी की खेती करेंगे हम उसमें, और लोगों ने उस चीज को समझा, उसको कर रहे हैं। पशुपालन पर हमने फोकस किया, बकरी पालन फोकस किया, मछली पालन पर हमने फोकस किया। आज पिथौरागढ़ के 3-4 गांव ऐसे हो गए कि जहां आज पोल्ट्री से वो 30,000 से अधिक पर मंथ कमा रहे हैं, और एक परिवार नहीं कमा रहा है, 3-4 गांव हैं ऐसे। और जो महिला समूह को जो हमने मदद करी और उनके लिए जो हमने 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया, आज जो महिला समूह काम कर रहे हैं, लेकिन उसको संपूर्ण आकार लेने में आज जो 2 साल पहले 3 साल पहले वो बीज बोया गया, वो एक योजना शुरू की गई, आज लोग उससे रोजगार पैदा कर रहे हैं। अगर आप टोटल उत्तराखंड में देखेंगे जो रोजगार की आपने बात की है, तो रिकॉर्ड रोजगार लोगों को मिला है। 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। हरीश रावत जी अब आप जवाब दीजिए, ये जो विकास है ये एक्सक्लूसिव क्यों है? देखिए, माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी ने कुछ आंकड़े रखे, अब उसमें उन्होंने इन्वेस्टर समिट की बात भी कही। अब मैं कहूंगा कि साहब मैं तो माइक्रो
बिजली परियोजनाओं के लिए अलग नीति बना करके गया। मैंने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए माइक्रो उद्योग लगाने के लिए, छोटे उद्योग लगाने के लिए अलग से नीति बनाई और उसको दे करके गया। सवाल खड़ा होता है कि बैंकों के बीच में और हमारे संभावित उद्यमी के बीच में हम समन्वय नहीं बना पाए। बहुत कोशिशें हुई, हमारे समय में भी कोशिशें हुई, आज एक अंतर है। जैसे हमने अपने समय में 2000 बिजली के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में छोटे प्लांट लगाने वालों को छांटा, उनको ट्रेनिंग दी और 1,20,000 तक उनको अनुदान आदि के माध्यम से आपूर्ति करके उनकी यूपीसीएल से टाई अप करवाया। कहा कि भाई ये जितना पैदा करेंगे उसको तुम खरीदोगे, और वो 2000 लोग में से 1600 लोग सक्सेसफुल हुए और वो 35,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक कमा रहे हैं। अब हमारे अधिकारियों ने नकल ठीक पकड़ा, उसको आगे ले चले, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि साहब वो मेगावाट में आ गए कि साहब इतने मेगावाट की परियोजना लगाएंगे, और जब आप मेगावाट में आए तो आप फिर जाएंगे बैंक के पास और बैंक तकनीकी चीजों में फंसा देगा। इसलिए जो है, जो हमारी योजना थी उस योजना को आगे नहीं बढ़ा पाए और नई योजना का वो फल नहीं निकल पाया जो माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी देना चाहते थे। अब अभी महिला स्वयं सहायता समूह की बात कही, मैंने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए जो कुछ किया वो ऐतिहासिक निर्णय है। मैं और उनको त्रिवेंद्र सिंह जी ने भी भरोसा रखा, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मगर आज एक उल्टा निर्णय लिया जा रहा है। उन महिला स्वयं सहायता समूह जो टेक होम राशन का काम करते थे या दूसरे काम करते थे, मैंने तो उनको कपड़ा सिलाई का काम भी दे दिया था, दूसरे काम भी दे दिए थे। पौष्टिकता के क्षेत्र में मैंने उन्हीं को रख दिया था, इसीलिए इंदिरा भोजनालय भी खोले थे। लेकिन अब क्या निर्णय लिया गया है कि रुद्रपुर में एक बड़ी फैक्ट्री लगाई जाएगी, कोई व्यक्ति आएगा, वो फैक्ट्री लगाएगा, वो जो है राशन तैयार करेगा, वो वहीं से जो है वो राशन वितरित होगा। तो इसका मतलब है जो महिला सहायता समूह, महिलाओं के माध्यम से हमने आर्थिक सशक्तिकरण का, समन्वित आर्थिक सशक्तिकरण का जो सपना आगे बढ़ाने का काम किया था, उसको जो है बीच ही में मार दिया जा रहा है। ओके, चलिए ये आपने कहा। अब मैं बहुत ही सर मैं अब जी आपने बड़ा सवाल बड़ा गंभीर किया है। आपका सवाल है कि पर कैपिटा इनकम हमारे समय में तो क्लासिकल तरीके से आगे बढ़े, लेकिन उसमें इंक्लूजन क्यों नहीं, वो इंक्लूसिव क्यों नहीं? तो उसी के लिए मैंने बहुत सारे निर्णय लिए, जिनमें पेंशन योजनाओं से लेकर के बोनस की योजनाएं, जिसमें दुग्ध बोनस आज भी चल रहा है, मडुआ बोनस आदि को इन्होंने खत्म कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री बकरी पालन योजना से लेकर के जो है गंगा गाय योजना जैसी बहुत सारी योजनाओं को हमने सम्मिलित किया, ताकि जिन क्षेत्रों में रहने वाले लोग आर्थिक इंक्लूजन में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, उनके लिए माध्यम बनाया जा सके, और वो माध्यम खड़ा करने का काम किया। मैं जब तक मार्केटिंग स्ट्रक्चर खड़ा करता कि वहां पैदा हुआ चीजों की प्रॉपर मार्केटिंग हो सके, अब उसको त्रिवेंद्र सिंह जी में मैंने संवाद बनाने की कोशिश की, लेकिन इनको लगा कि कहीं हरीश रावत भटका न दे, और फिर भाजपा वालों से इनको डर भी लगता था कि ये न कह दे कि भाई ये किस रावत के कुप्रभाव में आ गया, तो फिर इन्होंने उन बातों पर हमसे चर्चा नहीं की। सबको ये लगता है कि आप में ऐसा क्या है, इतने सारे लोग आपका साथ छोड़कर चले गए, तो दूसरा आदमी तो डरेगा ही डरेगा। भाई सतपाल महाराज आपको छोड़ के चले गए, हरक सिंह रावत जी आपको छोड़ के चले गए, सुबोध उनियाल जी आपको छोड़ के चले गए, रेखा आर्या चली गई, विधायक चले गए। तो जब कांग्रेस वालों को डर लगता है, बीजेपी वालों को तो लगेगा ही लगेगा। अरे मैंने तो इन विशेषज्ञों को जैसे तैसे साधा, लेकिन ये विशेषज्ञ तो अंत में जो है हम कह रहे थे जिनको आप साध रहे हो उन्हीं को साध गए। ये तो इन विशेषज्ञों की कहानी बाद में करेंगे, निमखन रजे कथकथ।
लेकिन सर एक और सीरियस थॉट जो उत्तराखंड को लेके है त्रिवेंद्र जी, वो है कि आप नए रिसोर्सेस कैसे जुटाएंगे। अब आज केंद्र की ओर मुंह देखना है या बाजार से बोरोइंग करनी है, हम लोग अपने संसाधनों से कब उत्तराखंड अपने पैरों पे खड़ा होगा? त्रिवेंद्र जी पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो प्लान का जो खर्चा है हमारा, प्लान पर हम ज्यादा खर्चा करें, नॉन प्लान पर हम खर्चा जो कम कर सकते हैं वो हम कम करें। दूसरी बात, हमको अपने रिसोर्स बढ़ाने पड़ेंगे। वो रिसोर्स हमारे जो प्रकृति ने हमको दिए हैं, जो हमारे गांव के चारों तरफ है, हमारे जिला मुख्यालयों के चारों तरफ हैं, उन रिसोर्सेस का हमको बेहतरीन इस्तेमाल करना पड़ेगा जी। जो हमारे लिए सस्ते हों, सुलभ हों और कारगर हों। उसके लिए धरातलीय योजना बनानी पड़ेगी और वो हमारी इनकम का एक बड़ा भारी संसाधन हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पिरूल की चीड़ की पत्तियां हैं, पिरूल है, चीड़ का जो रेजिन है, लीसा है, वो आज इंडोनेशिया उसमें लगभग 125 किस्म की आइटम बना रहा है। हम क्यों नहीं बना सकते? तो हमको, हमारे पास जो पानी है, हमारे पास जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास जो हमको सूरज जो ऊर्जा देता है हमको, उस ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। और पर्यटन, इस राज्य के लिए पर्यटन एक बहुत बड़ा आय का जरिया हो सकता है। उसमें भी जो साहसिक पर्यटन है, आज दुनिया और यूएनओ की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि फ्यूचर जो है ये एडवेंचर टूरिज्म का है और उसमें खर्चीले टूरिस्ट आते हैं। हमको आज खर्चीले टूरिस्ट को राज्य की ओर आकर्षित करने की आवश्यकता है। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड को हम डेवलप कर सकते हैं। हम जो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, उसको हम राज्य में बहुत अच्छा पैदा कर सकते हैं। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग राज्य में बढ़ाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। उसको और अधिक अगर हम बढ़ा सकते हैं तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा रिसोर्स हो सकता है। सौभाग्य ऐसा है उत्तराखंड का कि उत्तराखंड का जो मानव संसाधन है, जो हमारा युवा है, मैं ये कह सकता हूं कि देश की तुलना में ये बहुत बेहतरीन है। ये सुसंस्कारी है, ये क्रिएटिव है, सृजनशील है, ये निर्माण में विश्वास करता है और ईमानदार है, मेहनती है। तो इस संसाधन का उपयोग जो यहाँ से ड्रेन हो रहा है, इस संसाधन का इस्तेमाल अगर हम अपने राज्य के लिए जितना बेहतरी से और जितना अधिकतम हम कर सकते हैं, तो ये हमारे राज्य के जो रिसोर्स हैं, जो अपने राज्य के वो रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करके और हम राज्य की जो राजस्व में जो वृद्धि है वो कर सकते हैं। चलिए, बाजार से कर्जा लेना, सेंटर की ओर हमेशा ताकते रहना, ये उचित नहीं है। बिल्कुल। हमको और आखिर हमको आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। पड़े। हरीश रावत जी, आज एक कहावत चल रही है, बड़ी मशहूर हो गई है कि उत्तराखंड में एक नया बच्चा पैदा होता है, वो 50 से 55 हजार रुपए के कर्जे के साथ पैदा होता है, क्योंकि इतना कर्जा राज्य के ऊपर है। ये जो मैंने सवाल किया कि साहब नए रिसोर्सेज कैसे आप जुटाएंगे ताकि आपको केंद्र की ओर न देखना पड़े, जो एक्स्ट्रा बोरोइंग आप करते हैं उसकी तरफ आपको ध्यान न देना पड़े। देखिए, मैं डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं इस तरीके की बातें कहने वाले लोगों की जो सोच है उससे सहमत नहीं रखता। सर, सिर्फ व्यक्ति को एफर्ट्स करने चाहिए और मैंने एफर्ट्स किए, मैं उसका प्रभाव बता रहा हूँ आपको। जिस समय 2017 में त्रिवेंद्र सिंह जी के हाथ में सत्ता आई, उस समय तक हमारी जो राजस्व वृद्धि दर थी उसको हम 19.5% लेकर के आए थे, जो देश के अंदर सेकंड हाईएस्ट थी। नहीं, लेकिन ला कहां से रहे थे आप?
मैं सर वही बता ऐसा रहा हूं। मैजिक तो कहीं भी, मैं आपको सेक्टर गिना देता हूं, मैं आपका प्राइमरी मैं सेक्टर मुझे उसकी ग्रोथ रेट मैं भी याद है, आपका सेकेंडरी मैं सेक्टर, आपका नहीं नहीं टर्शियरी सेक्टर, मैं ऐसा कोई जी जी जादुई जी आंकड़ा नहीं था जो आप कह रहे हैं आपका रेवेन्यू मैं बिल्कुल 19.5% बढ़ गया मैं सर? उसी 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 पर आ रहा हूँ। सर आप मुझे गिना देखिए दीजिए, हमने थोड़ा स्पेसिफिक बता हमने दीजिए किस सेक्टर से देखिए कितना आया देखिए देखिए हमने खनन से लेकर के सर? जो भी हमारे रेवेन्यू अर्जन के स्रोत थे उन सबको टाइटनिंग किया। हमारी एंट्री पॉइंट्स पर बहुत बड़ी लीकेज थी, बहुत बड़ी लीकेज थी। उस लीकेज को मैंने टाइटन किया, उसको रोका। हमारे जितने एंट्री पॉइंट थे जहां से यहाँ माल आता था, एक ही रमन्ने पर 10-10 गाड़ियां पास हो जाती थी। हम उन चीजों को समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमारा रेवेन्यू कहाँ खो जा रहा है, रास्ते में कहाँ गुम हो जा रहा है। हमने उस गुमशुदगी को रोका और उन सब चीजों को अपने अकाउंट में लेकर के आने की कोशिश की। उसी तरीके से हमारे पास दिल्ली से जितना सामान फुटकर चीजें आती हैं, इनमें से केवल 10% ऐसा था मेरे मुख्यमंत्री बनते वक्त जो कहीं पर रेवेन्यू अकाउंट में आता था। उस समय वैट इत्यादि का अकाउंट था। मैंने उसको बढ़ा करके जो है मैं 48% तक लेकर के गया। अब अंदाज लगाइए, मैं तो खाली स्तर बता रहा सर हूं मैं आपको। कह रहा हूं यदि ये आपने जो आपने ग्रोथ रेट है ये आपने नाकाफी है, एक आपको नए सेकंड रिसोर्सेज एक पैदा सेकंड करने एक होंगे सेकंड सर। एक सेकंड भाई जी, जब आपने पूछा तो और कहें तो मैं और भी बता सकता हूं। ये छिपे हुए तथ्य नहीं है। देखिए नहीं, अब हमने दिक्कत क्या है नए ना, आगे के लिए क्या सोचा हमने, देखिए पर हम जितने हमारे वाटर बॉडीज बनी हुई थी जिनका हमको कुछ भी नहीं दे रहे थे, जैसे टीएसडीसी से लेकर के दूसरे लोग थे जो ये थे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो है, हमने उसको टैक्स हम हमने हमने इसके अलावा हमने फ्यूचरिस्टिक तरीके से सोचा। हमने सोचा कि हमारी प्रकृति इतनी समृद्ध है, जो अभी त्रिवेंद्र सिंह जी ने भी कहा, तो इस समृद्ध प्रकृति का केवल कुछ ही हिस्सा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम फॉरेस्ट कहते हैं, जिनमें हमारे बुग्याल भी सम्मिलित है, हमारे हिमालय भी सम्मिलित हैं, दूसरी चीजें भी सम्मिलित हैं, वो उसके दायरे से बाहर थे। इसीलिए मैंने इको टूरिज्म कॉर्पोरेशन का गठन किया, ताकि वो हमारी आजीविका और हमारी इनकम दोनों का माध्यम बन सके। और मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे जाने के बाद इको टूरिज्म कॉर्पोरेशन को जो है बिल्कुल शायद जेट कर दिया गया। उसका कुछ मैं कहीं हिसाब किताब देखता नहीं हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। अब बस तो आखिरी सेगमेंट में इस तरीके मैं आखिरी सेगमेंट में आ गया हूं सर, इस आपसे एक छोटी सी बात। आजकल आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी, सर अब थोड़ा सा पॉलिटिकल बात कर लें, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम उत्तराखंड का नवनिर्माण करेंगे। मैं चाहता हूं 1 मिनट में आप कंक्लूड करें, आपका क्या सोचना है? हाँ, नवनिर्माण के काम में सबको लगना चाहिए। ये नवनिर्माण कोई गलत थोड़ी है। इसीलिए तो हमने जो उनके जिनको वो अपना लेकर के आए हैं, उनको हमने केदार नवनिर्माण के काम में अपना हाथ बटाने वाला बनाया था। इसीलिए हमने, अब वो कह रहे हैं केदारनाथ का नवनिर्माण तो मैंने कर दिया, मैं उत्तराखंड का नवनिर्माण करूंगा। कर्नल कोटियाल की मैं बात कर रहा हूं। ये उन लोगों के साथ अन्याय होगा जिन लोगों ने प्रारंभिक दौर पर हमारे साथ इस काम में किया। हमने ये बात जरूर है कि जैसे हमने भीमबली रामबाड़ा तक हमने जो है रास्ता बनाने का काम यदि पीडब्ल्यूडी को दिया, तो हमने रामबाड़ा से ऊपर तक का काम पुलिस को दिया, और पुलिस के साथ जो है हमने नीम को बनाया। ये और जीएस मरतोलिया, आपको एक सीरियस, आप एक ये काम सौंपा। एक वैकल्पिक रास्ता बनाने का काम सौंपा। वो वैकल्पिक रास्ता उन्होंने बनाया, उसके लिए हम उनको बहुत हमने नहीं, वो एक सीरियस विकल्प है या नहीं आपके सामने? उसके बावजूद जो है केदारनाथ के लिए जो भी सुरक्षा चक्र बनाया गया और जो भी निर्माण काम वहां पर किए गए, वो अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने निर्णय लिए, और उन निर्णयों को क्रियान्वयन में हमने बहुत सारी एजेंसीज को सम्मिलित किया। उनमें से एक एजेंसी निम भी थी। आम आदमी पार्टी एक एजेंसी निम भी थी। विकल्प है आप लोगों के सामने? आम आदमी पार्टी तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में कोई विकल्प नहीं है। उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या कर रही है, और पूरा देश उसको पहले ही ठुकरा चुका है।
उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया मनीष सिसोदिया को कि मनीष सिसोदिया दिल्ली देखेंगे, मैं देश देखूंगा। पंजाब में कोशिश करी, हरियाणा में कोशिश करी, पिछली बार थोड़ा उत्तराखंड में उन्होंने कोशिश करी। तो आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड के लोग बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। ओके सर, आखिर सवाल आपसे त्रिवेंद्र जी, दो हरीश रावत जी की ऐसी आदतें जो आपको बहुत भाती हैं। नहीं, रावत जी की हमको तो हर आदत, हर अदा अच्छी लगती है। दो को ही क्यों हम उनकी तारीफ करें, हमको तो पूरे हरीश रावत जी अच्छे लगते हैं। नहीं, दो आदतें तो बता दीजिए। मैंने कहा ना कि मुझको तो उनका सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा, हरीश रावत जी, आप त्रिवेंद्र जी की दो आदतें बताएं जो आपको सबसे ज्यादा भाई। त्रिवेंद्र रावत जी कड़कनाथ हैं। तो मैं समझता हूँ एक ही आदत काफी है अच्छी बताने के लिए। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं समझता हूं उत्तराखंड के इतिहास का यह सबसे बड़ा इंटरव्यू होगा। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दो बड़े दिग्गज जो उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे हमने बात की रोजगार को लेकर, उनसे हमने बात की शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर, पलायन को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर, मैदान और पहाड़ में जो आर्थिक असमानता है उसको लेकर। और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस सामने लाने का प्रयास किया देवभूमि डायलॉग से कि उत्तराखंड के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए।